हेलो दोस्तों, अगर आप अपने आसपास नज़र डालें तो ये देखना और महसूस करना बिल्कुल कठिन काम नहीं है कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है। वह अपने दोस्तों के साथ या संबंधियों में या परिवार में, और यहां तक कि स्वयं अपने आप से खुश नहीं दिखाई दे रहा है। उसको लगता है कि वो सब ठीक सोचता है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, फिर भी लोग उससे खुश नहीं हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की महसूस कर रहे हैं या आप भी किसी को ऐसा महसूस करते हुए देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। इसे शुरू से आखिरी तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और आप अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ, अपने परिवार में बहुत हेल्दी रिलेशनशिप, स्वस्थ संबंध कायम कर सकते हैं, और फाइनली आप बहुत खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं यशपाल सिंह चौहान ये एक नया चैनल मोटिवेशनल विथ यश फीलिंग मोटिवेटेड विथ यशपाल शुरू कर रहा हूँ। कृपया इसको लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ, जो कि हर तरह की रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो पहला पॉइंट है अनुभूति करना। अनुभूति करना मतलब समझना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना सा शब्द, इसमें क्या खास बात है। पर दोस्तों, समझना, अनुभूति करना बहुत कठिन काम है। आपने सुना ही होगा, हर कोई कहता है कि अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के सोचो, समझो, फिर कुछ बोलो। सुनने में कितना सिंपल है कि अपने आप को सामने वाले की जगह पे रखो, सोचो, समझो, लेकिन जितना आसान है लोग बाग उतना कर नहीं पाते। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि अनुभूति करने में कहाँ कहाँ गलती हो जाती है और क्यों गलती हो जाती है। तो हम समझने में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। हम पहले से ही किसी के बारे में धारणा बना के बैठे होते हैं कि वो तो ऐसा सोचता है, उसके तो सोचने का तरीका ऐसा है, करेक्ट, उसका तो दिमाग ही ऐसा है, या वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वो तो कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति के, इवन हमारे भी, हमारे स्वयं का भी सोचने का तरीका कभी स्थिर नहीं हो सकता, कभी एक जैसा नहीं हो सकता। यह समय के साथ परिवर्तन, इसमें समय के साथ हमेशा परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन होने का कारण है कि चीज़ें बदल रही हैं। किसी के यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है किसी ने हमारे साथ व्यवहार की, कैसा व्यवहार किया, और व्यवहार, परिस्थिति, कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक जैसा कभी नहीं हो सकता। सोच में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है, आदमी के हालातों में परिवर्तन हो जाता है, उसके सोचने की शक्ति में भी परिवर्तन हो जाता है, और जैसे जैसे उसमें सुधार होता है तो उसके सोचने की शक्ति में परिवर्तन हो जाता है, या किसी वजह से, किसी मजबूरियों की वजह से उसके सोच में गिरावट भी आ सकती है। यह सब हालातों पर निर्भर करता है। तो यह धारणा, किसी के बारे में यह धारणा बना लेना कि ये ऐसा है, शायद ये गलत है। अगर आप ऐसी धारणा बना लेते हैं तो आप उसकी अनुभूति नहीं कर रहे हैं, आप
पहले से ही कोई धारणा बना के बैठे। तो अनुभूति करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना दिमाग खाली कर दें। ऑल कुकीज, जैसे हम लोग इंटरनेट में करते हैं कि सारे कुकीज हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, अब वो बहुत जरूरी है। वरना हमारा दिमाग भी गूगल की तरह है, जो आपकी हिस्ट्री को देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह उन्हीं चीज़ों को बार बार आपके दिमाग में पॉपअप कराता रहेगा, भले ही आप सामने वाले से बात कर रहे हैं। करेक्ट? ऑटो सजेशन में डालता रहेगा। तो दिमाग का काम दिमाग का है, लेकिन आप उसके लिए कोई हिस्ट्री ना रखें। तो अब आपका मन सोच रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, अगर हमने अपना दिमाग खाली कर दिया तो समझने को बचा ही क्या? करेक्ट? नहीं, दिमाग खाली कर दिया आपने अपनी सारी धारणाएं हटा दी किसी से बात करते वक्त, तो इसका मतलब यह नहीं कि अभी आपका सोचने का काम खत्म हो गया, आपके समझने का काम खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको समझना क्या है। माइंडसेट, ये सब बड़े बड़े शब्द हैं, मैं आपको शुद्ध बड़ी आसान भाषा में बताता हूं कि आपको समझने की जरूरत है कि आप किस रोल में बात कर रहे हैं और सामने वाला किस रोल में उसको सुन रहा है। रोल से मेरा मतलब यह है कि रोल बहुत डिफरेंट होते हैं। आदमी एक हो सकता है, लेकिन वो कई तरह के पात्र का अभिनय कर सकता है। आपने ड्रामा देखा होगा, पिक्चर देखा होगा, वही एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कर रहा होता है, वही आदमी क्रिमिनल का रोल कर रहा होता है, किसी और जगह वही आदमी एडवोकेट का रोल कर रहा होता है, किसी जगह वो आदमी पागल का रोल कर रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि उसके पागलपन पे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि वो क्राइम कर रहा है तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आ रहा है। आपने यह भी महसूस किया होगा कि वो कोई एज ए पुलिस इंस्पेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपके मन में कोई उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही, तारीफ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? आदमी वही है, काम अलग अलग कर रहा है, क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको पता है कि ये एक रोल कर रहा है, एक अभिनय कर रहा है। तो इसी चीज को हमको ध्यान रखना है कि आदमी वही है। जब हम बात करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि ये आदमी अच्छा आदमी है, इसका जो व्यवहार है वो किसी रोल की तरह है। जिस रोल में अभी ये व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है, इसका अभिनय या इसका व्यवहार वैसा ही होगा। और अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये इसका रोल में है, तो उसके व्यवहार पे आपको गुस्सा नहीं आएगा। उसका व्यवहार आपके माइंड में कोई धारणा नहीं बनने देगा। जैसे मैं एग्जाम्पल पे बोलता हूं, हम अपने शिक्षक से बात कर रहे होते हैं, तो हमको पता है कि मैं समझने वाले रोल में हूं और वो समझाने वाले रोल में है, इसलिए उसकी हर बात हम सुनते जाते हैं और माइंड में कोई हमारे इरिटेशन नहीं होता है, कोई गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमारा रोल क्लियर है। हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। या फिर आप देखेंगे कि हम अपने दोस्तों के साथ जब कॉफ़ी मशीन टाइम पे या कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं, तब हमारे दोस्तों के साथ हमारा रोल कैसा होता है? हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। सामने वाले दोस्तों का रोल कैसा होता है? वो भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं और खूब जम के एक दूसरे को बताया जाता है, लेकिन तब भी आदमी को गुस्सा नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको मन में बड़ा क्लियर है कि मेरा रोल भी समझाने का है, इसका रोल भी समझाने का है, और दूसरे शब्दों में कहूँ, उसको बहुत पता है कि मैं भी दोस्त के रोल में हूँ
और सामने वाला भी दोस्त के रोल में है। यहाँ कोई शिक्षक के रोल में नहीं है या कोई छात्र के रोल में नहीं है, इसलिए कभी गुस्सा नहीं आता। लोग एक दूसरे के व्यवहार को में आनंद महसूस कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कौन किसके रोल में है। और यहीं पे अगर इस समझ में गड़बड़ हो जाए तो फिर उन्हीं दोस्तों में लादहू से भी चल सकते हैं। अब मैं परिवार पे आता हूं। परिवार में भी ऐसा ही है। अगर पिताजी कुछ बोलते हैं, बच्चे कुछ सुनते हैं और दोनों को अपनों के रोल क्लियर हैं कि मैं कुछ समझाने के रोल में बोल रहा हूँ, और वो जब ये समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा भी सुन रहा है, मतलब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि सामने वाला किस रोल में बात कर रहा है, तो बहुत सही चलता है, आनंद में होता है चीज़ें और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा होता है। हम जो बात किसी को बोलना चाहते हैं वो उसके समझ में आ रही होती है। परिवार में भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल। आप देखेंगे कि एक बहू अपने परिवार में काफ़ी साल से बहुत अच्छे से रह रही है, उसके घर में बहुत अच्छे से बातचीत होती है। सास ससुर, ननंद, उसका अपना पति और काफ़ी क्लोज रिलेटिव्स उसके साथ खुश हैं, अच्छा वार्तालाप चलता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी परिवार में एक और नई बहू का आगमन होता है। तब हम कुछ दिनों बाद सुनते हैं कि यार बड़ी बहू ने तो बोलना स्टार्ट कर दिया। अब लोग उतने खुश नहीं हैं उससे, वो तो जवाब दे देती है। यहां पर हम अगर इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि गलती कहां हो रही है। गलती रोल को समझने में हो रही है। पहले जब बड़े लोग बहू से बात करते थे तो उसको बहू के रोल में देखते थे, और आज इस नई स्थिति में उसको वापस बहू के रोल में देख रहे हैं। उससे जब वार्तालाप होती है तो वो बहू के रोल में समझ के उसको वार्तालाप करते हैं, और वो यहाँ भूल जाते हैं कि अब जो बहू है वो जेठानी के रोल में उनसे बात कर रही है। चूंकि रोल को समझने में गलती हो गई इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। यह बिल्कुल सत्य होगा कि वो अपने रोल के हिसाब से आपसे सही व्यवहार कर रही होगी, लेकिन आपको इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि आप उससे बहू के रूप में ये एक्सपेक्ट उम्मीद नहीं करते। तो यहाँ गलती किस चीज़ की है? हम सामने वाले के रोल को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैं ये समझ जाऊं कि सामने वाला किस रोल में बात कर रहा है, उसका व्यवहार किस रोल का प्रतिफल है, तो फिर मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे और मजबूत होंगे। बात सिर्फ बहू की नहीं, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि पिता पुत्र के बीच में भी होती है, बड़े भाई छोटे भाई के बीच में भी होती है। वहाँ भी रोल हमेशा थोड़ा बहुत बदल जाता है। वो हो सकता है रोल पुत्र की जगह जब आपसे व्यवहार कर रहे हों तब एक पति का हो, एक कमाने वाले का हो, एक प्रॉब्लम सॉल्वर का हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको समझना होगा कि ये रोल, ये व्यवहार है जो किस रोल का आउटपुट है, किस रोल का प्रतिफल है। और जैसे ही हम हमारा रोल और सामने वाले रोल को बिल्कुल करेक्ट समझते हैं तो कभी इरिटेशन नहीं होता, कभी गुस्सा नहीं आता और संबंध मजबूत होते हैं, क्योंकि वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी की कोई जगह नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति स्वभाव से बिल्कुल अच्छा होता है और उसका व्यवहार उसके रोल पर ही निर्भर करता है। और तो और आप
पति पत्नी के बीच में देखें, शादी के बाद पति पत्नी में कितना प्यार होता है, कितना मधुर संबंध होता है, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों में कुछ माधुर्यता में कमी आती है, या यूं कहें कि तनाव आता है। ऐसा भी क्यों? अधिकतर हमने देखा है कि पति और पत्नी के जो रोल हैं उनमें चेंज हो रहा है। पत्नी अब माँ बन चुकी है, शायद पति उससे स्टिल अभी भी पहले वाली पत्नी के रूप में समझ रहा होता है, उस रोल में समझ रहा होता है। और पत्नी का जो व्यवहार है वो एक माँ के रोल में आ जाता है, तो वहाँ पे तनाव होने लगता है। अरे ये तो छोड़ो, माँ का रोल आने में बहुत टाइम होता है। मैंने तो देखा है कि इवन शादी के 1-1.5 साल के अंदर जब कोई बच्चा भी नहीं होता है, तब भी वो पहले वाला माधुर्य नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उनमें से कोई एक पार्टनर वर्तमान में प्यार के प्रति एक रोमांटिक रोल में रहता है, और जबकि दूसरा पार्टनर अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर एक फ्यूचर प्लानर, भविष्य का प्लान करने वाले रोल में आ जाता है। मिसमैच। फिर वो रोल मिसमैच हो गए, रोल समझने में मिसमैच हो गए, इसलिए तनाव का कारण बनने लगते हैं। तो अगर अब हम इन सब चीज़ों को, उदाहरणों को देखें, तो इसमें यह पा रहे हैं कि मैं सामने वाले के रोल को सही ढंग से नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए ये सब संबंधों में थोड़ा तनाव या थोड़ा स्ट्रेच, खिंचाव आ रहा है। लेकिन मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर मैं सामने वाले के रोल को सही समझ भी पा रहा हूं, तब भी एक गड़बड़ होने का चांस है। और वो गड़बड़ ये है कि मैं अपने आप का रोल सही ढंग से नहीं समझ पा रहा हूं। अभी आप कहेंगे यार ये कैसे संभव है, मैं दूसरे का रोल समझ रहा हूं, मेरा माइंड इतना अच्छा है, मेरा एनालिसिस पावर इतना अच्छा है, लेकिन मैं अपने आप का ही रोल नहीं समझ पा रहा। यस, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर ये बिल्कुल संभव है कि आप अपने आप को जिस रोल में समझ के बात कर रहे हो, सामने वाला उस रोल को समझ ही ना रहा, और इसके जिम्मेदार वो नहीं, आप हैं। चलिए एक खूबसूरत उदाहरण मैं देता हूं। एक व्यक्ति है परिवार में, किसी भी रोल में ले लीजिए आप, दूसरा है उसको भी किसी भी रोल में ले लीजिए, दोनों में अच्छे संबंध हैं, खुश हैं, लेकिन ये व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के लिए कभी भी तारीफ नहीं करते। वो पिन पॉइंट करते रहते हैं, कभी कोई छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम, कोई गलती हुई तो उसको बता दिया, बट कभी तारीफ नहीं। और इस तरह का जो रोल है वो दोनों को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी क्या होता है कि उस घर में एक और नए तीसरे व्यक्ति का एंट्री हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो पहला व्यक्ति था जिसने कभी दूसरे व्यक्ति के घर में तारीफ नहीं की, ये अचानक नए व्यक्ति की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है, वो भी दूसरे व्यक्ति के लिए। मैं ये नहीं कहता कि वो तीसरा व्यक्ति तारीफ के काबिल है या नहीं है, होंगे, तारीफ के काबिल होंगे, लेकिन अभी हम संबंधों की व्याख्या कर रहे हैं। तो जब ये पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के साथ नए व्यक्ति की तारीफ करना शुरू करता है, तो दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आता है।
तो पहले व्यक्ति को लगता है ये क्या, पहले तो कभी नहीं आता था, इसने तो मतलब मेरे को कभी गुस्सा नहीं किया, अभी मैं तो अच्छी बात कर रहा हूं और फिर भी गुस्सा आ रहा है। व्हाट इज रॉन्ग? समझने वाली बात यह है कि जो आपका रोल है, जो दूसरे व्यक्ति ने समझा हुआ था, वो आज तक ये था कि आप कभी किसी की तारीफ नहीं करते। इवन दूसरे व्यक्ति ने कुछ अच्छे काम किए, उनकी उन्होंने तारीफ नहीं सुनी आपसे, तो उनके दिमाग में आपका रोल ये बन गया है कि आप तारीफ नहीं करते हैं। आप सिर्फ जो छोटी मोटी कमियां होती हैं उनको पॉइंट आउट करने में देर नहीं लगाते, बट तारीफ नहीं करते हैं। तो आपकी छवि, आपका रोल सामने वाले के दिमाग में ऐसा जम चुका है कि आप तारीफ नहीं करते हैं। अब आप जब उसकी तारीफ, नए आदमी की तारीफ उस दूसरे व्यक्ति के सामने कर रहे होते हैं, तो आपका सो कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड रोल के कारण या जो डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर, मतलब आपने जो अभी तक अपना व्यवहार दिखाया है, उसकी वजह से उनको लगता है कि ये तो तारीफ करते नहीं है, तो किसी और की तारीफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसा बोल रहे हैं तो ये मेरे को पिन पॉइंटेड कर रहे हैं, ये मेरे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार तुम ऐसे नहीं हो, तुम में ये कमी है, देखो उनमें क्या है। मतलब वहां पे जो तारीफ करने का उद्देश्य था कि सामने इस नए आदमी के गुणों को प्रशंसा की जाए, उसकी जगह ये वहां पे मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये समझाया जा रहा है कि भाई आपके अंदर ये गुण नहीं है। करेक्ट? तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आप अपने रोल को नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने अपना रोल कैसा बनाया था अभी तक। भाई सीधी सिंपल बात है, अगर जैसे प्राण जो बहुत पुराना एक्टर होता था, वो बहुत बड़ा विलेन होता था, बहुत खलनायक उसकी तारीफ काबिल होती थी। अगर वो सडनली किसी पिक्चर में आके कोई अच्छा काम करेगा तो आदमी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। या अमरीश पुरी को ले लो, शुरू में अमरीश पुरी इतना, बट बाद में मतलब अगर कोई पहली शुरुआत के अच्छे रोल किए किसी फिल्म में तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अभी भी टीवी सीरियलों में कोई बहुत विलेन का रोल करने वाली लेडीज या जेंट्स सडनली कुछ अच्छा भी काम करे तो लोग बाग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि यार ये तो इनका वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में उसकी ऐसी छवि बन चुकी है। किसकी वजह से? कि उसका पूरा जो है वो उसकी वजह से, जो डिमॉन्स्ट्रेटेड बिहेवियर था सामने वाले ने। तो आपको ये समझना होगा कि मेरी छवि भी कैसी बनी हुई है। मैंने अगर आज तक दूसरे व्यक्ति से तारीफ नहीं की उसकी, या उसकी अच्छी चीज़ों को प्रशंसा नहीं किया है, और अब मैं किसी और की प्रशंसा उसके सामने कर रहा हूं, तो उनको यही लगेगा कि आप उनको नीचा दिखा रहे हैं, जो स्वाभाविक है। तो मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने रोल को भी समझें ध्यान से। अच्छा, और ये पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है नए नए पेरेंट्स के लिए, जो नए नए माता पिता, जो नए नए बच्चों के माता पिता बने हैं, या जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की प्रशंसा नहीं करते, उनके छोटे छोटे कार्यों पे, या उनको कुछ उन्होंने कुछ काम किए हैं जिनके ऊपर, भले ही वो कितने भी छोटे हों, प्रशंसा नहीं करते हैं, आप हमेशा उनको बोलते रहते हैं यार तूने ये याद नहीं किया, तुझे 4 का पहाड़ा भी नहीं आता, या कभी क्या है 6ठी में आ गया, तेरे को ये नहीं आता। कभी भी यू नेवर, आपने कभी उनकी प्रशंसा नहीं की, जबकि उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए होंगे, कुछ पढ़ाई में भी अच्छे टेस्ट में कभी मार्क लाए होंगे, या कभी क्लास में अच्छा ड्राइंग बनाते होंगे, अच्छा डांस करते होंगे, कोई बात विवाद प्रतियोगिता या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, गाना गाने में, डांस करने में। अगर आपका
मतलब तारीफ करने में हाथ संकोच करता है। आपने उनका तारीफ नहीं किया और वो इसको नॉर्मल लेते हैं, बच्चे लोग इसको नॉर्मल लेते हैं सपोज। बट एट द से अब लेकिन आप उसी वक्त कभी भी किसी और बच्चे की तारीफ करते हैं कि उसको देखो वो 98% लाया है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, वो प्रावीण्य सूची में आया है, उसने ये अचीव कर लिया, उसको इतना बड़ा पैकेज मिल गया। पता है आप उस अपने बच्चे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रोल, उसके मन में आपकी छवि ये है कि आप कभी प्रशंसा नहीं करते हैं, तो वो फिर इस चीज को भी इसी चीज में लेगा कि ये मेरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि देखो तुम में क्या कमी है, देखो तुम क्या नहीं कर पाए। और इस वजह से उसके दिल में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा और आपके प्रति सम्मान भी कम होगा। तो यहां यह भी बहुत जरूरी है कि हम प्रशंसा तभी करें जब हमारी प्रशंसा करने की आदत हो, जब हम छोटी से छोटी चीज़ों की, अपने बच्चों की या किसी की भी प्रशंसा जरूर करें। अगर रोल को समझने में गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि मैं बहुत क्लोज रिलेशंस के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आई कैन गिव यू इवन इन, मैं तो आपको दोस्तों के भी दे सकता हूँ, दूर के संबंधियों के भी दे सकता हूँ। आपने देखा होगा कि कई बार कोई शादी संबंध होता है तो उसके पहले अरे क्या बात है, क्या आपस के संबंध होते हैं, दूल्हे वाले के रिश्तेदार या फैमिली और दुल्हन वाले के, ऐसा लगता है जैसे जलेबी का रस टपक रहा हो बातें करते वक्त। उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा देखने लायक होती है। और वही शादी होने के बाद 1 साल भी नहीं निकला होता उसके अंदर ही, शायद अंदर ही कई जगह ऐसा सुनने को मिलता है, यार उसने मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया, या मुझसे ऐसा कैसे बोलने की हिम्मत हो गई उनकी, किसी भी पक्ष से किसी भी पक्ष के बारे में। हंसी आ रही होगी, बट यहां भी एक ही चीज की वजह से ऐसा होता है, वो होता है कि हम एक दूसरे के रोल को नहीं समझ पा रहे हैं या हमसे दूसरे के रोल को समझने में गलती हो रही है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि गलती कैसे हो रही है। देखिए, शादी के पहले मुझे बड़ा क्लियर है कि ये मेरे समधी या मतलब वो वाले रोल में है, और उनको भी ये बड़ा क्लियर है कि मैं इस वाले रोल में हूँ। और इस रोल का मतलब है एक दूसरे को सम्मान देना, बहुत अच्छी बातें करना, और ये और वो, कहीं कोई कन्फ्रंट नहीं करना, वाद विवाद की कोई जगह ही नहीं रखना। यस मीन्स यस। अगर आप कहेंगे दिन नहीं रात है तो सामने वाला कह देगा यस रात ही है। शादी हो गई। अब क्या होता है, सामने वाला आपसे बहुत अच्छे से बातें कर रहा है और बातें करते करते जो आपका कंफर्ट लेवल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है एक दूसरे के साथ बात करने में। अब भी जो सामने वाला पक्ष है वो, उसका रोल स्लाइटली कब चेंज हो गया वो उसको भी पता नहीं चलेगा। अब वो समधी वाले रोल से दोस्त वाले रोल में आ गया और आपसे दोस्ती की तरह बातें करने लगा, और आप भी उसको बड़े प्यार से वो दोस्ती वाली बातों में जम चुके हो। अब यहां क्या होता है कि हमको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है कि मैं बातें दोस्त की तरह कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को समधी के रोल में समझ रहा हूं। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट चीजें चलती जा रही हैं, लेकिन किसी दिन वो सामने वाला कोई ऐसी बात कर देता है जो दोस्त के रूप में तो ठीक है लेकिन समधी के रूप में ठीक नहीं है, और अभी आप सामने वाले को समधी के रोल में ही समझ रहे हैं, तो वो आपको चीज पिंच कर जाती है, वो आपको हर्ट कर देगी। अरे यार इसने ये बोल कैसे दिया, और सामने वाले को भी हर्ट कर रही है कि यार मैं तो इसको बिल्कुल दोस्त की तरह समझ रहा था और ये मतलब इतना, मतलब देख लो मैं तो बिल्कुल क्लोज समझ बैठा था इनको। तो ये क्यों हुआ? ये रोल को नहीं समझ पाने की वजह से हुआ।
होता है। तो यहाँ पे अब मैं ये कहने वाला हूँ कि रोल जो हैं वो बहुत डायनेमिक हैं। आज जिस गति से सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो रोल्स भी किस रोल में है, क्या मीन्स फ्रेम ऑफ माइंड है, वो भी बहुत फास्ट बदलती हैं। और आपको इतना चंचल होना पड़ेगा कि वो बदलते हुए चीज़ों को समझ सकें और सही टाइम पे सही रोल को समझ सकें, वरना आपके संबंधों में खिंचाव आ जाएंगे। जबकि व्यक्ति के भावनाओं में कोई गड़बड़ नहीं होगी, उनके उद्देश्यों में कोई गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी खिंचाव आएंगे क्योंकि आप सामने वाले के रोल को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उसका जो किया गया व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अनुभूति करें। और मुझे लगता है कि शायद इतने उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि अनुभूति और समझने का मेरा इशारा किस तरफ है, मतलब इन शब्दों के रियल मीनिंग्स क्या हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये समझा है कि अनुभूति कैसे करना है, समझना कैसे है। अभी आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि आप अपने आप को उसकी जगह रख के, सामने वाले की जगह रख के समझो, महसूस करो, अनुभूति करो। पर यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बल्कि आगाह करना चाहूँगा कि अनुभूति करते करते वो सहानुभूति में ना बदल जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। अनुभूति करते करते वो सहानुभूति में ना बदल जाए, मतलब आप इतने ना डूब जाएं सामने वाले को समझते समझते कि उसके हर दुख दर्द को आप अपना समझने लगें और उसकी यथासंभव मदद करने लगें फिर, और वो भी आपसे उम्मीद रखने लगे कि यार मेरे सारे दुख दर्द इनके दुख दर्द हैं, और ये इनका कर्तव्य बन जाता है कि मुझे ये स्थिति से बाहर निकालें या जो भी। तो दिस इज ए वेरी फाइन लाइन कि आपको, क्योंकि अगर वो सहानुभूति है तो एक लिमिट, एक सीमा तक आप उनकी मदद करेंगे, ओके, वेरी फाइन। लेकिन एक सीमा आने के बाद ऐसा ना हो कि आपकी क्षमताओं से वो मदद करना ऊपर निकल जाए, और आप चूंकि वो सारे दुख दर्द अपना मान चुके हैं और आप कोशिश करना चाहते हैं कि मदद करें, लेकिन अब आपकी क्षमताओं से ऊपर है, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप अपने आप को गिल्टी फीलिंग करने लगेंगे। ऐसे में आप अपने आप को दुखी महसूस करने लगेंगे कि यार मैं मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूं। एक स्ट्रेस आएगा और ये भी एक संबंध में खिंचाव पैदा करने लगेगा, आपको डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है। तो मुझे ये समझना होगा कि मैं दूसरी की भावनाओं में कहीं इतना तो नहीं खो गया हूं कि मैंने खुद से ये पूछना बंद कर दिया कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। क्या मैं खुशी खुशी महसूस कर रहा हूं या मैं थोड़ा टेंशन में आ गया हूं? तो ये सहानुभूति हम सही गलत नहीं कह रहे हैं, हम इसके नापने का ये तरीका है, हमारी अपनी लिमिट नापने का ये तरीका है कि हम ये देखें, पहले ये देखें कि हमारी अपनी वैल्यू क्या है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखें कि सामने वाले जिसके लिए हम सहानुभूति दिखाना चाहते हैं, जिसकी हम मदद करना चाहते हैं, उसके मन में हमारी वैल्यू क्या है। जब हम ये दोनों देख लेंगे कि हमारी अपनी नज़रों में हमारी क्या वैल्यू है और दूसरा सामने वाले की नज़रों में मेरी वैल्यू क्या है, और जब इन दोनों की तुलना करेंगे, अगर हम ये पाते हैं कि सामने वाले की नज़रों में मेरी वैल्यू
उस वैल्यू से ज़्यादा है जो मेरी अपनी नज़रों में है, तो ये सही सहानुभूति है। फिर आप ठीक कर लें। अगर उल्टा हो कि सामने वाले की नज़रों में उतनी वैल्यू नहीं है जो आपकी अपनी नज़रों में जो आपकी वैल्यू है, तो फिर वो सहानुभूति का लिमिट क्रॉस हो गया है, फिर वो एक्सप्लॉइटेशन और उसकी श्रेणी में आ जाएगा। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में और कई उदाहरणों के साथ ये समझाने की कोशिश की कि अनुभूति कैसे करें, और ये मेरा पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमारी हर तरह के रिलेशनशिप को प्रगाढ़ बनाने में मदद करता है। ये पहली रिक्वायरमेंट है बेसिकली कि आप अनुभूति करें, और मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की कि पहले कोई धारणा ना बनाएं, अपने रोल्स को समझें, दूसरे के रोल को समझें, और दूसरे की नज़रों में आपका रोल क्या बन चुका है उसको समझें। कब अनुभूति सहानुभूति किस लिमिट तक रहे और उससे ऊपर न जाए, ये भी बताने की कोशिश की। चूँकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं अगले 2 पॉइंट पे नहीं जाता, उनको मैं अगले एपिसोड्स या अगले वीडियो प्रोग्राम में कवर करने की कोशिश करूँगा। आप मुझे बताएं कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि यह मुझको मोटिवेट करेगा कि मैं और इस तरह के वीडियो बनाऊं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस तरह के व्यक्ति बने जो दूसरों की प्रशंसा करे, जो दूसरों को प्रोत्साहित करे, और जो इस दुनिया में सिर्फ अच्छा ही देखने का विकल्प चुनता हो, और आप खुद भी खुश रहें और दूसरे को भी खुश रखें। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।